हाय गाइस, कैसे आप सब। और चलिए देखते हैं डिटेल में कि विक्रांत बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको जाके नेवी को बहुत सारे चेंजेस किए हैं। ठीक है, एक नई शिप जो है जिसका नाम विक्रांत है, ये कहें कि उसका एक पुनर्जन्म हुआ है। और जो नेवी का फ्लैग है उसको भी चेंज किया गया है आजादी के बाद। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है साइंस एंड टेक से। ठीक है, तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि विक्रांत के स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। बेसिकली जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है वो सरफेस से यानी ऊपर ऊपर से नहीं पूछ रही है। लोग बहुत सारे नॉर्मल वीडियोस में कवर करते हैं, बट वहां से क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। डिटेल में काफी यूपीएससी जा रही है, तो हमें जरूरत ये है कि हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं विक्रांत। यहाँ पे पहला जो टॉपिक है कि इंडिया सेल्फ रिलायंट हो गया है। ठीक है, क्योंकि जो विक्रांत है इंडिया का, ये इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, इंडिया में ये पूरी तरीके से निर्मित हुआ है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है और एक टाइमलाइन भी देखते हैं। तो पहला जो विक्रांत था, ठीक है, वो इंडिया ने नहीं बनाया था, हमने इसको परचेज किया था यूके या ब्रिटेन से। ठीक है, और ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था 1971 का जो वॉर था वहां पे। ठीक है, उसके बाद ये डीकमीशन होता है। उसके बाद हम आईएनएस विराट परचेज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आईएनएस विक्रमादित्य परचेज करते हैं जो कि रशिया से करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं कि आईएनएस विक्रमादित्य क्या है। ठीक है, इट इज एन इंडियन नेवी लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर एंड वॉरशिप। ठीक है, कन्वर्टेड फ्रॉम रशियन नेवी डीकमीशन एडमिरल गोरशब बाकू। मीन्स बेसिकली ये जो आईएनएस विक्रमादित्य था, ये रशिया के द्वारा बनाया गया था, इंडिया ने परचेज किया उससे। ठीक है, उनका जो नाम था आईएनएस विक्रमादित्य का, वो रशिया में बोले तो बाकू था। ठीक है, इंडिया में इसका नाम चेंज किया जाता है और आईएनएस विक्रमादित्य रखा जाता है। ठीक है, और INS Vikramaditya is a modified Kiev class aircraft carrier that was commissioned into service in November 2013। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक ये फैक्ट हो जाता है कि कौन सा क्लास है। तो कीव क्लास याद रखिएगा। बेसिकली हर एक कंट्री का अपना एक क्लास होता है। जैसे यूके का हम देखें तो एलिजाबेथ क्लास, इंडिया का विक्रमादित्य। मीन्स बेसिकली सबका एक एक क्लास होता है। ठीक है, तो हर एक कंट्री का क्लास है, तो ये क्लास यहाँ पे बताया गया है कि रशिया का जो क्लास है वो कीव क्लास है। ठीक, और डिटेल में हम देखें एक बार विक्रांत को, यही सबसे ज्यादा न्यूज में है। तो पहली बात तो ये है कि इंडिजिनियसली बिल्ट है इंडिया में। ठीक है, मेड इन इंडिया को ये सपने को साकार करता है। और ये जो विक्रांत है, ये जो पहला वाला विक्रांत था वो डिकमीशन हुआ था। उसके बाद पहला कहे तो उसी विक्रांत का पुनर्जन्म हुआ है और इंडिया ने खुद से इसको बनाया है। तो फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत हम खुद से इंडिया में कोचीन शिपयार्ड जो है वहां पे बनाए हैं। ठीक है, इट इज करंटली अंडरगोइंग सी ट्रायल्स। मीन्स ये सी ट्रायल में है और कमीशन अभी हुआ नहीं है ये नेवी में। ये होगा 2023 में। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। कमीशन कब होगा? 2023 में। Its construction propelled India into a select group of countries having capabilities to build state-of-art aircraft carriers. मीन्स इंडिया को एक प्लेस मिल जाता है वर्ल्ड के उस ग्रुप में जहाँ पे वो कंट्री सक्षम है एयरक्राफ्ट खुद से बनाने में। ठीक है, ऑपरेशन मोडेलिटीज क्या है देखें तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन नेवी द वॉरशिप विल ऑपरेट। मीन्स कौन कौन से एयरक्राफ्ट इस पे हम रख सकते हैं, या फिर कौन कौन सी हेलीकॉप्टर या चॉपर रख सकते हैं। तो मिग 29 के फाइटर जेट इस पे रहती हैं। कैमो 31 हेलीकॉप्टर्स, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर रहेगा, एंड इंडिजियसली बिल्ट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो है वो रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए तो INS विशाल जो है, ये सेकंड एयरक्राफ्ट इंडिया का होगा जो कि इंडिजिनियसली बिल्ट होगा। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिकली अगर कहें तो वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो और ये कौन सा क्लास होगा, तो ये क्वीन एलिजाबेथ क्लास होगा जो कि यूके का है, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। चलिए थोड़ा सा एक बार और डिटेल में देखें कि इंडिया ने जो फ्लैग चेंज किया है, ठीक है, वो क्या किया है। तो पहले जो इंडियन नेवी का फ्लैग था, वो ये हुआ करता था। बेसिकली सेंट क्रॉस इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्रॉस था और यहाँ पे इंडिया का फ्लैग था। तो ये पूरा जो था ये इंडियन नेवी का पहले का फ्लैग था। अभी जो चेंजेस हुए हैं वो ये हुए हैं, एक कॉर्नर में जो इंडिया का ट्राई कलर फ्लैग है वो है, दूसरे साइड ये ऑक्टागोनल। बेसिकली याद रखिएगा, वन डे एग्जाम में ये काफी पूछे जा सकते हैं। मीन्स ये 8 इनके डायरेक्शन है। ये वही एक सील है जो दिखाता है 8 डायरेक्शन को। मीन्स इंडियन नेवी जो है 8 डायरेक्शन में नजर रखेगी, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ऐसे, ठीक है। तो चलिए एक बार डिटेल में देखते हैं इस फ्लैग के बारे में। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ये सील जो है वो छत्रपति शिवाजी के सील से लिया गया है वहां से, क्योंकि जो छत्रपति शिवाजी थे, ऐसा माना जाता है कि वो उनकी जो नेवी थी वो सबसे मॉडर्न थी और सबसे सक्षम नेवी थी, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी जो महाराज थे वो मराठा एम्पायर से बिलोंग करते थे, जो कि 1674 से 1818 तक चला, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हम उस चीज को भी कवर कर रहे हैं। बेसिकली ऊपर ऊपर से जाने से कुछ नहीं होगा, हमें डिटेल में जाना होगा, ठीक है। तो पहला ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे मराठा एम्पायर से थे, और मराठा एम्पायर 1674 से 1818 तक चलता है, ठीक है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम वही डिस्कस करेंगे और इधर उधर की बातें ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। बेसिकली इट वाज फाउंडेड बाय द शिवाजी फॉर द साउंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच वाज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द डेक्कनी स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। बेसिकली ये महाराष्ट्र साइड में ज्यादा मराठा एम्पायर था, तो इसलिए डेक्कनी स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, क्योंकि वो पूरा एरिया डेक्कन नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वर इंस्पायर्ड फ्रॉम द मलिक अंबर रिफॉर्म्स इन द अहमदनगर, ठीक है। The king was the supreme or the head of the state, who was assisted by the group of 8 ministers called अष्टप्रधान। बेसिकली जो किंग होता था वो हेड ऑफ द स्टेट या सुप्रीम होता था, और उसको असिस्ट या फिर कहें कि सलाह देने के लिए 8 लोगों का एक ग्रुप होता था जिसको अष्टप्रधान कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी यहीं से एक स्टेटमेंट दे देगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। याद रखिएगा, अष्टप्रधान होते थे आपके मराठा एम्पायर में, ठीक है, और वो किंग को असिस्ट करते थे, ठीक है। द पेशवा ऑल्सो नोन एज मुख्य प्रधान ओरिजिनली हेडेड द एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द राजा शिवाजी, ठीक है। जो पेशवा होते थे वो एक मुख्य प्रधान हुआ करते थे, ठीक है, और वो एडवाइजरी काउंसिल को हेड करते थे, ठीक है। और बेसिकली किसी भी अगर आप एम्पायर को पढ़ रहे हैं तो दो तीन चीजें आप वहां से जरूर पढ़ें, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। पहला तो हो गया आपका उनका एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो मैंने यहाँ उठाया। दूसरा उनका रिवेन्यू, और मिलिट्री और कल्चर। यही दो चार टॉपिक होते हैं जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चंस उठाती है। बाकी उनकी फैमिली कितनी बड़ी थी और क्या क्या शौक थे, ये सारे क्वेश्चंस आप बेसिकली ना ही पढ़े तो अच्छा रहेगा, टाइम वेस्ट होता है। जो कोर होता है बेसिकली हमको वहीं पे हिट करना होता है, ठीक है। चलिए, शिवाजी ने क्या क्या अच्छे काम किए हमारे सोसाइटी के लिए वो देखे तो इन्होंने एबोलिश किया जागीरदारी सिस्टम को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और पॉइंट है, नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है। एक एक लाइन में आप नोट डाउन करें, ठीक है, जिससे आपको इजी रहेगा याद करने में। यहाँ मैंने पूरा स्टेटमेंट लगा रखा है जिससे आपको पूरी स्टोरी भी समझ में आए। तो शिवाजी ने अबोलिश किया था जागीरदारी सिस्टम को और रिप्लेस किया था इसको रैयतवाड़ी सिस्टम से, ठीक है। And also changes the position of the hereditary revenue officials which was popularly known as Deshmukh, Deshpande, Patils and Kulkarni। बेसिकली इन्होंने जो जागीरदारी सिस्टम था उसको रिप्लेस किया था रैयतवाड़ी सिस्टम से, ठीक है। और पोजीशंस कुछ जो रिवेन्यू जो इकट्ठा करते थे ऑफिशियल्स उस टाइम को, उनको कहते थे देशमुख, देश पांडे, पाटिल और कुलकर्णी। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, बेसिकली ये चारों के नाम दे देगी यूपीएससी और पूछेगी किस एम्पायर से बिलोंग करते थे, लाइक मुगल्स, मराठा, ठीक है, दिल्ली सल्तनत। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये क्या कलेक्ट करते थे, ठीक है। तो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे देशमुख, देश पांडे, पाटिल एंड कुलकर्णी। नोट डाउन करिएगा। शिवाजी स्ट्रिक्टली सुपरवाइज द
मीरा दर्स हु वाज द हेरिडेटरी राइट इन लैंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। प्लीज नोट डाउन करिएगा कि जो शिवाजी थे स्ट्रिक्टली सुपरवाइज करते थे, तो मीर सदर, अगर हम बोले मीर सदर जो थे वो हेरिडिटरी राइट था उनका लैंड पे। यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि हेरिडिटरी उनका राइट था या नहीं था, तो ये होगा कि उनका हेरिडिटरी राइट था लैंड पे, ठीक है, नोट डाउन करिएगा। The revenue system was patterned on the Kathi system of Malik Ambar, in which every piece of land was measured by the rod or the काठी, ठीक है। बेसिकली उनका जो रिवेन्यू सिस्टम था वो एक बोला जाए कि काठी सिस्टम था। तो बेसिकली जो लैंड होते थे उस टाइम में वो मेजर कैसे किए जाते थे, एक रॉड होता था या फिर काठी होता था, उससे लैंड का मेजरमेंट किया जाता था, ठीक। ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पॉइंट भी है, यहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे। और रॉड और काठी सिस्टम किस एम्पायर से बिलोंग करता था, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो प्लीज नोट डाउन करिएगा, एक वर्ड एक स्टेटमेंट में आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं कि रॉड और द काठी सिस्टम बिलोंग्स टू द मराठा एम्पायर, ठीक है। और चौथ और सरदेश मुखी, ये तो बहुत बार पूछा भी गया है स्टेट पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी। ये एक सोर्स ऑफ इनकम था, ठीक है। यहाँ था कि 1/4 और सरदेश मुखी 1/10 जो कलेक्शन होता है रिवेन्यू का, ठीक है। चौथ जो था वो 1/4 स्टैंडर्ड विच वॉज पेड बाय द मराठा, पेड टू द मराठास एज द सेफगार्ड अगेंस्ट शिवाजी फोर्सेस रेडिंग on Maratha territory. Sardesh Mukhi was an additional levy of 10% demanded from area outside the kingdom, ठीक। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चौथ और सरदेश मुखी में जो 1/4 प्रोड्यूस होता था वो आपको देना होता था, और सरदेश मुखी जो था वो 10% आपको जो रिवेन्यू था वो देना होता था उस एरिया को जो किंगडम से बाहर होती थी। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एक बार और देख ले तो शिवाजी ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन एंड एफिशिएंट आर्मी, ठीक है। द ऑर्डिनरी सोल्जर वर पेड इन कैश, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे होते हैं कि जो ऑर्डिनरी सोल्जर थे उनको क्या पेड किया जाता था, बेसिकली लैंड दे दिया जाता था या कैश दिया जाता था या कोई और फॉर्म होता था। तो आप याद रखिएगा कि जो मिलिट्री को बोले जो सैलरी दी जाती थी, ठीक है, वो कैश के फॉर्म में दी जाती थी, कहाँ पे, मराठा में, ठीक है। बट द चीफ एंड द मिलिट्री कमांडर वर पेड थ्रू जागीर ग्रांट एंड सरंजम और मोक्ष, ठीक। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। द आर्मी कंसिस्ट ऑफ इन्फेंट्री, मवाली और फुट सोल्जर्स, कैवलरी, मीन्स कैवलरी उनको करते हैं, हॉर्स राइडर्स को, एंड इक्विपमेंट होल्डर्स लाइक नेवी। यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं है, बट नेवी वाज द सुपीरियर ऑफ द मराठा एम्पायर, ठीक है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बैटल जो है मराठा एम्पायर से रिलेटेड उनको देख लेते हैं। यहाँ से क्या होता है कि बैटल बेसिकली यूपीएससी दे देती है और टाइमलाइन पूछ लेती है, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्रतापगढ़ जो था वो कब हुआ था, तो 1659 यानी 1659 में हुआ था। किसके किसके बीच में होता है, ठीक है, तो मराठा किंग छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाही जनरल अफजल खान के बीच में होता है। ये सारे टाइमलाइन आप नोट डाउन करिएगा, एक निमोनिक बना के याद रखिएगा। चार बैटल दे देंगी और उनको एक सीरियल वाइज आपको लगाना होता है, यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन उठाती है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो 1659 में बैटल ऑफ प्रतापगढ़ होता है, 1660 में बैटल ऑफ पवनखिंड होता है, किसके बीच में, तो मराठा सरदार बाजी प्रभु और देश पांडे और सिद्दी मसूद आदिल शाही के बीच में, ठीक है। सैकिंग ऑफ सूरत जो हुआ था 1664 यानी 1664 में होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज और इनायत खान जो कि मुगल कैप्टन था उसके बीच में होता है। बैटल ऑफ पुरंदर 1665 में होता है, ठीक है, मुगल एम्पायर और मराठा एम्पायर के बीच में, ठीक है। बैटल ऑफ सिंगागढ़ 1670 यानी 1670 में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज में भी था। ये होता है बिटवीन तानाजी मालुसरे जो कमांडर थे मराठा रूलर के, जो कि शिवाजी महाराज के, और उदयभान राठौड़ जो कि जयसिंह यानी मुगल आर्मी के चीफ थे उनके बीच में, ठीक है। बैटल ऑफ कल्याण कब हुआ था, तो 1682 और से लेके 1683 तक हुआ था, ठीक। बहादुर खान ऑफ मुगल एम्पायर डिफीटेड द मराठा आर्मी, ठीक है, मीन्स मराठा और मुगल के बीच में होता है। और बैटल ऑफ संगमनेर कब हुआ था, तो 1679 यानी 1600
79 में होता है ये। मुगल एम्पायर और मराठा के बीच में कहा जाता है कि लास्ट बैटल था इन विच मराठा किंग शिवाजी फॉट। ठीक। तो ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल थे, आप इनको डेट वाइज और टाइमलाइन से याद रखिएगा। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस उठ जाते हैं। और जो फ्लैग पे आपने देखा एक ऑक्टागोनल शेप, बेसिकली वो कहाँ से लिया जाता है, ये भी क्वेश्चंस वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। तो शिवाजी का जो राजा मुद्रा सील है, वहां से इंस्पायर होके उस फ्लैग को लिया गया है, क्योंकि ये जो शिवाजी का राजा मुद्रा सील था, ये दर्शाता है 8 डायरेक्शन को। ठीक है, तो ये ऐसा कहा जाए कि हमारी जो नेवी है, इंडियन नेवी है, वो 8 डायरेक्शन में सक्षम है लड़ने के लिए। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं कि जो सेकंड हमारा इंडिजिनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर आने वाला है 2030 में, कह सकते हैं। तो इसके बारे में भी एक डिटेल में देख लें। यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकते हैं, क्योंकि एक बार ये न्यूज में है और बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं है। तो यूपीएससी आजकल यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ ले रही है कि एक बार न्यूज में रह रहा है और उसके साइड वाले पॉइंट से क्वेश्चन उठा दे रही है। तो एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन इट। जो आईएनएस विशाल है, पहली बात तो सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। ठीक है, और एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। ठीक है, इक्विप्ड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, इमाल्स। ठीक है, दो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिल गया। पहली बात तो एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर है, दूसरा ये इमाल्स सिस्टम इसमें लगा हुआ। इमाल्स क्या होता है बेसिकली, कहें कि ये एक शिप है, यहाँ से जो फाइटर जेट होती हैं वो लैंड करती हैं और टेक ऑफ करती हैं। तो जो टेक ऑफ करना और लैंड करना इजी नहीं होता है, क्योंकि रनवे जो होता है शिप पे थोड़ा सा छोटा होता है। तो जो इमाल सिस्टम होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने का एक सिस्टम है। बेसिकली वो एक स्पीड प्रोवाइड करता है प्लेन को एक शॉर्ट डिस्टेंस में टेक ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो यही इमाल सिस्टम है जो कि आईएनएस विशाल में लगा होगा। चलिए डिटेल में एक बार आईएनएस विशाल को भी देखते हैं, होप करते हैं आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर रहे होंगे। आईएनएस विशाल इज अ डिजाइन एयरक्राफ्ट कैरियर फॉर द इंडियन नेवी। और इसको कौन बना रहा है, तो कोचिन शिपयार्ड भी इसी को बनाएगा। ठीक है, इट वॉज रिनोड एज इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, मीन सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जैसे मैंने आपको बताया है। अ, ये भी बता दिया कि एक सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर ये बनने वाला है। ठीक है, INS Vishal will make India the third country in which the world after the United States, France to maintain nuclear power aircraft carrier। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन इट। कि अगर आईएनएस विशाल जब हम बना लेंगे तो हम वर्ल्ड में थर्ड कंट्री हो जाएंगे जिनके पास न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस। ठीक, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी नोट डाउन करें कि थर्ड कंट्री इंडिया बन जाएगा। और सबसे टॉप पे कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स है, दूसरा फ्रांस, थर्ड इंडिया बन जाएगा जिनके पास न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। स्पीड की बात करें अगर विशाल की, तो वो 28 नॉट्स होगा आइडियल कंडीशन में। कौन कौन से गन्स वगैरह वहां पे हम लगा सकते हैं आईएनएस विशाल पे, तो 76 mm ऑक्टाब्रेटा गन्स लग जाएगा। सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर उस पे रहेगा। ठीक है, फिक्स। और क्लोज इन वेपन सिस्टम CIWS रहेगा, लाइक 20 mm अमेरिकन फैलन एक्स। ठीक है, ये सारी गन्स है जो कि आईएनएस विशाल पे लैश डाउन रहेंगी। द कॉम्प्रिहेंसिव एंड इनोवेटिव सेंसर्स रहेंगे एंड मेथोडोलॉजी विल इंक्लूड सेलेक्स RAN 40LL। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक इंफॉर्मेशन के लिए आप इनको पढ़ सकते हैं। अर्ली रडार सिस्टम रहेगा। ऑपरेटिंग लेंथ जो है 860 फीट है। विड्थ जो है एयरक्राफ्ट की 200 फीट है। और ड्रॉट देखे तो 28 फीट है। द एयर विंग साइनस वेसल विल बी होम टू 30 और मोर और फिक्स विंग एयरक्राफ्ट। ठीक है, मीन्स 30 एयरक्राफ्ट को लेके चल सकता है और 10 हेलीकॉप्टर्स कहे तो हो सकते हैं। फिक्स विंग एयरक्राफ्ट जो है रशियन लाइक MiG-29 फैल्क्रम और नेवलाइज्ड वर्जन ऑफ लैंड बेस्ड लाइट वेट हेलीकॉप्टर्स फाइटर जो है यहाँ पे रख सकते हैं। और अलग और इम्पोर्टेंट फाइटर जेट की बात करें तो लाइक सुखोई Su-33 एंड द बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट, जो ये यूएस का है, ये यहाँ पे टेक ऑफ लैंडिंग कर सकता है। जो हमारा रफाल है, ये भी यहाँ पे टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस टाइप की जो
सुपर जेट और एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे इंडिया में रहेंगी तो कितनी पावर इनहेंस हो जाएगी इंडियन नेवी की। ठीक है। नेवी प्लानर्स ये बताते हैं कि आईएनएस विशाल जो है सर्विस में आएगा 2030 में, ये हमने आपको बता दिया है। तो ये रहे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, होप करते हैं आप नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है। आईएनएस विक्रांत के बारे में कुछ यहाँ पे लेंथ वगैरह दी है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप चाहें तो इन्फॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं। 262.5 मीटर का है ये हाइट, ये 61.6 मीटर है। फ्लाइट डेक का एरिया जो है 12,500 है। ठीक। डिस्प्लेसमेंट है 42,800 टन का, मीन्स वेट जो इसका है। और मैक्सिमम जो स्पीड है वो 28 नॉट, जो स्पीड मेजर किया जाता है शिप्स वगैरह का, नॉट्स में ना कि किलोमीटर में। ठीक। और ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी कैरी करेगा। ठीक है। 2 ऑपरेशंस थिएटर है। तो ये सारा डिटेल रहा आईएनएस विक्रांत और जो फ्लैग चेंज हुआ उनसे रिलेटेड। सो थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।